Hello, dear friends. Good evening. Namaskar, Shubh Sandhya. This is Pawan Kumar, and you are watching your on YouTube channel ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। आज की वीडियो में हम यूपीटीजीटी 2011 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर में आए सभी लिटरेचर क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आपके बीच में शेयर करेंगे और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी वहाँ हम आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो का प्रॉमिस हमने कल के लिए किया था, लेकिन कल किन्हीं कारणवश हम इस वीडियो को नहीं ला सके, तो आज भी शाम का समय है, फिर भी देर से ही लेकिन दुरुस्त आए आपके लिए वीडियो आ गया है आपके सामने। वीडियो को शुरू करेंगे विदाउट नो मोर टॉकिंग एंड क्वेश्चन नंबर 71। आप सोचेंगे 71 क्यों? तो दोस्तों 1 to 70 जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी 2011 क्वेश्चन पेपर में, जो कि OMR शीट नंबर 1 होगी, बुकलेट सीरीज 1 होगी, उसमें 1 to 70 प्रश्न हमारे या तो वोकैब बेस हैं या ग्रामर बेस हैं। तो इसलिए 71 से और 125 तक हमारे सभी क्वेश्चंस लिटरेचर बेस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मिडीवल पोइट्स इज नॉन एज, यानी जो मिडीवल पोइट्स थे उनके द्वारा 7 लाइन का स्टैंजा यूज़ किया गया, तो उसको हम किस प्रकार से जानते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राइम रॉयल। क्वेश्चन नंबर 72, एलेजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ। तो इलेजी और सोनेट्स जो होंगे वो हमारी पोएम्स के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आयोग एंड OMR आंसर शीट 2011, आंसर शुड बी हु इज टेलिंग द स्टोरी, एंड इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू हु इज टेलिंग द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इन फिक्शन में द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। ये फिक्शन में जो ओवरऑल मेन आइडिया होता है और जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज होता है पोइट्स के माइंड का या ऑथर के माइंड का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग और थीम। तो डिफरेंस ऑप्शन नंबर 1 प्लॉट। 75, रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो डिफरेंस, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसको बोलेंगे हम एसरेंस। एलिट्रेशन आपका होगा यदि हम जो है उसको वोवल साउंड का रिपीटिशन होता है किसी भी वर्ड्स के बिगिनिंग में। और एपोस्ट्रॉफ आपका एक एपोस्ट्रॉफ है जहाँ पर जो है हम किसी भी, ये कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तु को एक सजीव मान के करते हैं और इसमें एपोस्ट्रॉफ का हमारा साइन भी आता है। सिमिली में कंपैरिजन की जाती है 2 वस्तुओं के बीच में और कंपैरिजन वर्ड एज, सो, लाइक दिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ। 76 में हम बात करेंगे एक प्रकार का स्टेटमेंट जो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रतीत होता है, लेकिन वो एक प्रकार के सच को रिवील्स करता है, यानी छुपाए हुए होता है, प्रदर्शित करता है। तो वहाँ पर आंसर होगा आपका पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टोरी दैट एंड्स विद द हैप्पी रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। एक स्टोरी जिसका हैप्पी एंडिंग होता है, चाहे उसका कोई एक सिंगल जो मेन कैरेक्टर है वो उसको फेस करे या उसके अन्य कैरेक्टर्स के द्वारा फेस किया जाता है, तो वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमेडी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो दोस्तों ये एग्जाम्पल होगा आपका हाइपरबल का। यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर वो बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हाइपरबल आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स 79, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट, यानी किसी भी पोएम की 4 लाइन या 4 लाइन की एक पोएम, ठीक है ना। ए पोएम कंसिस्टिंग 4 लाइन्स, यानी किसी पोएम में 4 लाइन है, या किसी भी पोएम की 4 लाइन को हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, तो यूनिट, कपलेट। और तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्वार्टरन, ऑप्शन नंबर 3। फादर ऑफ आर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा इफिथैट का, और इसको बोलेंगे हम होमरी इफिथैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 81, ए टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार-फेच्ड सिचुएशंस, यानी एक प्रकार की कॉमेडी होती है जिसमें वो रिडिकुलस होती है और ऑफन जो है स्टीरियोटाइप की जाती है, कैरेक्टर्स के द्वारा इन्वॉल्व उसमें होते हैं, सिली कुछ इस तरह का उसमें वो होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फार्स। 82, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर और ए कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस और एन एक्सपीरियंस, यानी कि वो कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है जब किसी को हम इवोक करते हैं, किसी पिक्चर को, कोई कॉन्क्रीट सेंसेशन है किसी पर्सन का, कोई थिंग है, प्लेस है, और या कोई एक्सपीरियंस है, तो उसको जो हम दोस्तों बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी। 83 होगा, ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन, यानी जब किसी भी बात को हम, जो काम बड़ा है लेकिन उसको हम लेस देन करके बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों अंडर स्टेटमेंट। जैसे हम कह सकते हैं योर लेग हैज़ बीन फ्रैक्चर, आई थिंक यू हैव ए लिटिल पेन, यानी कि फ्रैक्चर बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी जो लेग होती है, और उसको हम बोल रहे हैं कि आपको बहुत थोड़ा सा दर्द होगा, तो वहाँ पर जो है हम उसको एक अंडर स्टेटमेंट करें, यानी कि जितना दर्द उसमें होना चाहिए उससे हम उसको कम आपके चल रहे हैं, तो वहाँ पर होगा हमारा अंडर स्टेटमेंट। 84 होगा, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो डिफरेंस यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, एनेक्डोट्स, एसाइड और इंटीरियर मोनोलॉग। तो 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है। एक इलिस्ट्रेट होता है पॉइंट का और सर्व करने का एक एग्जाम्पल की तरफ समथिंग के लिए, तो इंडिविजुअल में उसको हम क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स वो होता है आपका एनेक्डोट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गैल्सवर्थीज प्ले, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैल्सवर्थी का प्ले नहीं है। तो दोस्तों सिल्वर बॉक्स, सिल्वर स्पून और जस्टिस, ये तीनों गैल्सवर्थी के प्ले होंगे, जबकि स्ट्राइप जो है दोस्तों वो एक नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गैल्सवर्थीज प्लेज, यानी गैल्सवर्थीज के प्लेज का जो मुख्य थीम होता है वो क्या होता है, तो अपने समय की जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनका वो मुख्य थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन गैल्सवर्थी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, जॉन गैल्सवर्थी का जो स्टाइल था रिमार्केबल था वो किस लिए उल्लेखनीय है, तो इट इज पावरफुल स्विफ्ट ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन, इट इज डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। इट इज इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर जो आपके सारे ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गैल्सवर्थी ट्रिलॉजी, यानी जो गैल्सवर्थी की ट्रिलॉजी थी
उसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका द एंड ऑफ द चैप्टर। बाकी तीनों जो है वो ट्रियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोरसाइट सागा, ए मॉडर्न कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अर्थात वह कौन से राइटर होंगे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज को नहीं गेन किया था? तो डिफरेंस और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जेम्स जॉयस। 90 होगा, जॉन गल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर। जॉन गल्सवर्दी का जन्म हुआ था 1867 में। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो डियर फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। नेक्स्ट, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा लंदन में, और ब्रीड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म हुआ था। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मीट आउट आई शा माई लेट स्पाउस सेंट? यानी कि किसकी मेमोरी में इन्होंने लिखा था? तो ये होगा दोस्तों कैथरीन वुडकॉक। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैथरीन वुडकॉक थी उनकी मेमोरी में इन्होंने इसको लिखा था। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? तो पैराडाइज लॉस्ट जो था दोस्तों कब पब्लिश हुआ था? तो 1667 में हुआ था। ओवरऑल इसमें 12 बुक्स हैं। अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज और ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और इसका जो मुख्य हीरो है दोस्तों वो सैटन होगा। और सैटन के विषय में जैसा कि विलियम ब्लेक जी ने जॉन मिल्टन साहब को ब्लेम भी किया है कि उन्होंने अनविलिंगली जो है डेविल साइड का पक्ष लिया है सैटन को हीरो बनाकर। फ्रेंड्स, खांसी की प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी है तो प्लीज़ एडजस्ट करके रखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? तो कौन सा मिल्टन का वो वर्क था जिसमें उन्होंने फ्रीडम को प्रमोट किया था स्पीच करने के लिए और अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप को? तो पैराडाइज रिगेन, एरोपैजिटिका और एलिकोनोक्लास्टिस और सैमसन एगोनिस्ट। तो डिफरेंस योर ऑप्शन विल बी एरियोपैजिटिका, ऑप्शन नंबर बी। 96 आपका होगा, पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट टेक्स्ट बुक। अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था पैराडाइज लॉस्ट में ओवरऑल 12 बुक्स हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, तो ये भी बताया था हमने, ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई। यानी ये कथन आपका पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है और इतनी पावरफुल लाइन है कि यदि मतलब वो कह रहा है कि वार टू द फील्ड बी लॉस्ट, यदि क्या होगा यदि हमसे स्वर्ग चला गया था, ऑल इज नॉट लॉस्ट की सब कुछ जो है नहीं छिन गया है। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये सैटर्न के द्वारा बोली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 99 होगा, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद। तो जो फर्स्ट बुक है वो एक इन्वोकेशन के साथ में स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 100, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, यानी मिल्टन जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे तो नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल और एफोरिस्टिक स्टाइल। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है दोस्तों वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रसिद्ध थे। 101, डियर फ्रेंड्स 101 से और 125 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा और उसके साथ ही एक वीडियो इसका फुल आपके लिए मिल जाएगा। तो आप पहले दोनों पार्ट्स को अलग अलग देख लीजिए और उसके बाद में आपको एक पार्ट में दोनों वीडियो मिल जाएंगे।
क्योंकि दोस्तों खांसी की प्रॉब्लम बनी है, ज़्यादा देर बोलने से खांसी आने लगती है। सो क्षमा चाहूँगा और इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।